क्या आपको पता है कि मैं अभी इस आइस केव में हूँ जहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। आइसलैंड में हर साल 20 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और इस जगह पर कुछ ही लोग आ पाते हैं। ये दुनिया का वन ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना है। इस स्पेशल ग्लेशियर को कार्व आउट करके जो पाथवे बनता है उसे ब्लू आइस केव कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ब्लू आइस केव होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, इनके इस स्पेसिफिक ब्लू कलर होने का क्या राज है, आप यहाँ कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर जाने में कितना पैसा लगेगा और सबसे इम्पोर्टेंट किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। और फाइनली मैं दूंगा अपना ओपिनियन, क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ और 50 से भी ज्यादा कंट्रीज घूम चुका हूँ। ये आइसलैंड का ट्रिप मैंने तय किया एक और सोलो ट्रैवलर के साथ 14 दिनों की आइटनरी बनाकर। मैंने यहाँ बहुत सारे एडवेंचर्स किए, फ्रॉम कैंपिंग टू व्हेल वॉचिंग टू ऑफ रोडिंग टू हाइकिंग, और लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा मैंने यहाँ की अमेजिंग वाटरफॉल्स कवर करी। वाटरफॉल की जॉ ड्रॉपिंग व्यूज देखने के बाद और इस ब्लू आइस केव के एक्सपीरियंस से पहले हमारे पास एक दिन बाकी था। हमने एक एजेंसी के साथ ये ट्रिप बुक किया जो हमें सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ सेफली यहाँ ले जाने वाली थी। ट्रिप बुक करने के बाद हमने सोचा कि कोई भी दिन आइसलैंड में वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो हम मोस्ट फेमस बीच इन आइसलैंड की तरफ चल दिए। ब्लू आइस केव का एक्सपीरियंस यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूर था। हमने सोचा कि हम यहीं कहीं कैंप लगा लेंगे ताकि ब्लू आइस केव के लिए हम रेडी रहें अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब बारी थी एक ऐसे बीच पर जाने की जिसे द मोस्ट डेंजरस बीच भी कहा जाता है और जिसका नाम था रेन सफारा बीच, जो ब्लैक सैंड बीच के नाम से भी पॉपुलर है। अब इस अमेजिंग जगह को डेंजरस क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे जल्दी ही शेयर करूंगा। तो बेसिकली ब्लैक सैंड बनता है एक जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, जिसमें वोल्केनिक रॉक्स के इरोजन एंड ब्रेकडाउन के लंबे प्रोसेस के बाद ये काली रेत में बदल जाता है और ऐसा सुंदर एंड यूनिक ब्लैक सैंड बीच देखने को मिलता है। ये काली रेत ब्लू आइस केव जाते हुए ग्लेशियर्स के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका क्या रीजन होता है। आइसलैंड के अलावा ये यूनिक बीचेस आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पनालू बीच यूएस में, कनेरी आइलैंड स्पेन में, उरेकी बीच जॉर्जिया में, परवोलोस बीच सैंटोरिनी, पीहा बीच न्यूजीलैंड, मिहोनो, मत्सुबारा जापान एक्सेट्रा। यहाँ पर भी ये यूनिक बसाल्ट रॉक स्ट्रक्चर्स भी हैं जो आपको अमेज कर देते हैं। इसके इसी यूनिकनेस की वजह से यहाँ पर कई सारी फिल्म्स एंड वेब सीरीज भी शूट की गई हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, स्टार वॉर्स, गेम ऑफ थ्रोन्स एक्सेट्रा। आप सोच रहे होंगे कि इस सुंदर बीच को आखिर डेंजरस बीच क्यों कहा जाता है। इसके पीछे रीजन है इसके पावरफुल एंड डेडली स्नीकर सी वेव्स का। यहाँ पर ये वेव्स खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा भी हो सकती हैं। हालांकि ये वेव्स आपको सभी जगह और हमेशा नहीं मिलेंगी, बट आप जब यहाँ आएं तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि ये वेव्स अचानक से ही आ सकती हैं। ब्लैक सैंड बीच एंजॉय करने के बाद अभी भी रात नहीं हुई थी, क्योंकि समर सीजन में यहाँ पर 11 बजे तक सूरज रहता है। इसी चीज का एडवांटेज लेने के लिए अवंतिका ने मुझे कन्विंस कर लिया एक और जगह कवर करी जा सकती है। मुझे लगा कि ब्लू आइस केव जाने से पहले मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, बट जब आप एक और सोलो ट्रैवलर के साथ हो तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। बस यही सोचकर हम निकल पड़े अपने दिन के लास्ट स्टॉप के लिए, जो था डायर होले लाइट हाउस। यहाँ आकर ऐसा लग रहा था कि ऐसे हम वर्ल्ड के एज पर आ गए, और एक्चुअली में भी ऐसा ही है। ये लाइट हाउस आइसलैंड के सेंट्रल साउथ कोस्ट में लोकेटेड है और यहाँ से दूर दूर तक बस नॉर्थ अटलांटिक ओशन ही दिखता है और दूर देखने पर बस होराइजन दिखता है। यहाँ पर हमने बर्ड्स की एक स्पीशीज भी देखी
जिसे पफिन्स कहते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग पफिन्स के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे थे। लोग इनकी स्पीशीज को बचाने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे थे यहाँ पर। ये जगह बिल्कुल शांत थी और कानों में बस दूर से ओशन की वेव्स की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम कोई नेचर थेरेपी ले रहे हैं। सो सेरीन, सो पोइस्ड। आइसलैंड में आने से पहले हमने ये डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम कैंप्स में ही ठहरेंगे और इसी के लिए हमने अपने टेंट यहीं लगा दिया। अगर आपको भी जानना है कि कैंपिंग के दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आपको मेरे चैनल पर जाकर दिख जाएगा। तो अपनी रात कैंप में गुजारने के बाद आज सुबह हम रेडी थे अपने मोस्ट अवेटेड प्लेस द ब्लू आइस केव जाने के लिए। क्योंकि हम आज हाईलैंड्स पर सफर करने वाले हैं तो हम इस ऑफ रोडर में जाएंगे। करीब 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए वटनाजोकुल नेशनल पार्क। ये पार्क एक प्रोटेक्टेड विल्डरनेस एरिया है जो 14,141 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। यहाँ पर आपको मैसिव ग्लेशियर्स, आइस केव्स, स्नोई माउंटेन पीक्स, एक्टिव जियोथर्मल एरियाज एंड रिवर्स, ग्लेशियर लगून्स विद आइसबर्ग्स और फेमस वाटरफॉल्स मिल जाएंगी। एक जगह पर गाइड ने रुककर एक्सप्लेन किया कि यूजुअली हमने ग्लेशियर्स व्हाइट कलर के देखे होंगे बट यहाँ पर ग्लेशियर्स ब्लैक कलर के थे। तो ग्लेशियर्स के ऐसा यूनिक डार्क अपीयरेंस के कुछ रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे मेन रीजन है वोल्केनिक डस्ट एंड एशेस जो इरप्शन के बाद ओवर द पीरियड इन ग्लेशियर्स पर आकर जम जाते हैं और इसे एक डार्क ब्लैक कलर देते हैं। ये एक ऐसा स्पॉट था जहां पर ब्लैक मड और पहाड़ सब एक साथ दिख रहा था। फिर हम चले गए अपने मेन एम की तरफ, मीन्स टुवर्ड्स द आइस केव। अब हमें प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने के लिए दिया गया और हम निकल पड़े अपनी हाइक पर। इस ग्लेशियर का नाम जोकुल सार्लन ग्लेशियर है। हालांकि ये हाइक अपने आप करना डेंजरस हो सकता है बट ग्रुप में और एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ ये काफी बेटर होता है। ये रास्ता बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया गया था। बीच बीच में कैनाल्स वगैरह को पार करने के लिए छोटे छोटे वुडन ब्रिजेस बनाए गए थे। करीब आधे घंटे की हाइक के बाद हम ब्लू आइस केव के एंट्रेंस पर खड़े थे। यहाँ एक बार में एक ही ग्रुप अंदर जा सकता है। हमने बाहर थोड़ी देर वेट की क्योंकि अंदर ऑलरेडी एक ग्रुप गया हुआ था। कुछ देर में वो ग्रुप बाहर आ गया और अब हमारी बारी थी अंदर जाने की। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लेशियर कितने ठंडे होते हैं और सोचने की बात यह है कि हम उसके अंदर जा रहे थे। अंदर जाते वक्त एक अलग सी आइस मेल्टिंग साउंड वाटरफॉल की तरह हमें सुनाई दे रही थी और साथ में ठंड भी बढ़ रही थी। अंदर पहुंचते ही मैं बस देखता ही रह गया। ये अमेजिंग फॉर्मेशंस एंड स्ट्रक्चर्स, वो भी प्रॉपर ब्लू कलर में। मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं देखा था। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये केव्स ब्लू दिखती क्यों हैं। जब लाइट इनमें एंटर करती है तो ये व्हाइट लाइट के लॉन्गर वेवलेंथ वाले पार्ट यानी रेड लाइट्स इन आइस में एब्जॉर्ब हो जाती है और शॉर्टर वेवलेंथ वाला पार्ट यानी कि ब्लू लाइट को ट्रांसमिट कर देती है। सो ये ब्लू कलर में दिखती हैं। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा ब्लू कलर दिखेगा। इस रेयर फिनोमेना की वजह से हमें इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखने को मिला। सिंस ये केव्स मेल्ट एंड देन फ्रीज होकर अपनी शेप बदलती रहती हैं, तो मुझे पता था कि ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर किसी और ट्रैवलर को देखने को नहीं मिलेगा। हर हफ्ते वुड एंड रोप्स की बाउंड्रीज लगा के यहाँ नए तरह के राउट्स डिस्कवर एंड सिक्योर किए जाते हैं। फाइनली बाहर आने के बाद टाइम था ड्रोन उड़ाने का एंड मैंने नोटिस किया कि ये स्नो पीक्स ब्लैक कलर की थी। इसका रीजन ये है कि जब आइस मूव होती है तो मड वोल्केनिक डस्ट एंड एशेस को अपने साथ अपवर्ड्स पुश करती है। तो अब बात करते हैं कि इस अमेजिंग केव विजिट को करने में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मेरे हिसाब से ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ग्लेशियर के अंदर जाकर उसके यूनिक स्ट्रक्चर्स को अपनी आंखों से देखना और वो भी उन स्ट्रक्चर्स को जो शायद किसी और ट्रैवलर्स को नहीं दिखेगा।
इस पूरे टूर को मैंने एक एजेंसी के थ्रू बुक किया, जिसमें मुझे पर पर्सन करीब 14,000 रुपए देने पड़े। इसमें ट्रैवल, सेफ्टी गियर्स एंड इक्विपमेंट और चीजें भी इंक्लूडेड थी, और इसमें मुझे पूरा एक दिन लग गया था। आइसलैंड फेमस है ऑफ रोडिंग के लिए, और अगर आप कभी यहाँ आए तो आपको भी ये जरूर करना चाहिए। और मैंने भी एक 4x4 रेंट किया और आइसलैंड के हाईलैंड्स में जमकर ऑफ-रोडिंग की, एक्सप्लोर किया लैंड मनलॉगर, जाइब्राल्टर, ग्लिफर कैनियन, जोकुलसार्लन ग्लेशियर लगून एंड डायमंड बीच। और अपना ये एक्सपीरियंस मैं लेकर आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए साथ, क्योंकि मैं अभी और भी काफी सारे वीडियोस लाने वाला हूं अपने चैनल पर। तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।